हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरे डायमंड कॉमर्स एकेडमी। मैं जितेश तरे आप सबका तरे डायमंड कॉमर्स एकेडमी में स्वागत करता हूँ। मैं 12th स्टैंडर्ड का अकाउंट सिखाने वाला हूँ। फिलहाल 12th स्टैंडर्ड का अकाउंट सिलेबस मेरे पास आ चुका है। इस अकाउंट सिलेबस में अपने को 10 चैप्टर रहेंगे। फर्स्ट, एडमिशन ऑफ पार्टनर। सेकेंड, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। थर्ड, डेथ ऑफ पार्टनर। फोर्थ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फिफ्थ, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। सिक्स, नॉन प्रॉफिट कंसर्न। सेवन, इश्यू ऑफ शेयर्स। एट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नाइन, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 10, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। अकाउंट सिलेबस में आने वाले 10 चैप्टर का मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। फर्स्ट चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर। अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है और ओल्ड पार्टनर और नए पार्टनर में एक एग्रीमेंट तैयार होता है, उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अभी नया पार्टनर एडमिट हो गया तो अपने साथ कैपिटल लेके आएगा, गुडविल लेके आएगा और शेयर्स लेके आएगा। गुडविल मीन्स व्हाट? गुडविल इज अ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। इट इज़ अ इंटेंजिबल असेट, उसको हम टच भी नहीं कर सकते और देख भी नहीं सकते। लेकिन इस चैप्टर में अपने को गुडविल के ऊपर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। उसके कितने मेथड है? 2 मेथड है, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरी सुपर प्रॉफिट मेथड। बाद में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना पड़ेगा, उसमें आते हैं जर्नल एंट्रीज आते हैं। उसका बेस किधर जाता है? 11th स्टैंडर्ड में जाता है। अभी 11th स्टैंडर्ड में अपने को क्या गए थे? गोल्डन रूल्स गए थे। गोल्डन रूल्स कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला, पर्सनल अकाउंट का बेस। पर्सनल अकाउंट के बेस में क्या आता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस और क्रेडिट ऑल इनकम और गेंस। बाद में अपने को क्या करने पड़ेंगे? रेशो कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। रेशो कौन से है? तो ओल्ड रेशो है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, सैक्रिफाइस रेशो है, बराबर। बाद में अपने को क्या आएगा? बाद में अपने को रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन मीन्स व्हाट? तो असेट और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन होता रहेगा। असेट बढ़ गई तो अपना प्रॉफिट, असेट कम हो गई तो लॉस, लायबिलिटीज बढ़ गई तो लॉस और लायबिलिटीज कम हो गई तो प्रॉफिट। ये ट्रांजैक्शन अपने को रिवैल्यूएशन अकाउंट में पुटअप करने पड़ेंगे। उसको सेकंड नेम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अभी ये अकाउंट क्लोज करेंगे तो अपने तो एक प्रॉफिट होएगा तो दूसरा लॉस भी हो सकता है, बराबर। और ये प्रॉफिट और लॉस हम किधर लेके जाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेके जाएंगे। अभी पार्टनर्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस किधर रहेगा? वो तो अपने पुराने बैलेंस शीट में रहेगा, बराबर। वो भी पुटअप करना पड़ेगा। बाद में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, ये सारे भी अपने को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में पुटअप करने पड़ेंगे। अभी इनका जो बैलेंस रहेगा वो एक तो कैश में कन्वर्ट होने वाला है, एक तो करंट अकाउंट में, नहीं तो लोन अकाउंट में। और ये अपने को न्यू बैलेंस शीट में लेके जाने का है। इसलिए अपने को क्या मालूम होना चाहिए? इसलिए अपने को एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मालूम होना चाहिए। चलो, एडमिशन ऑफ पार्टनर का अपना पूरा स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। फर्स्ट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेकेंड, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट। थर्ड वन, नया पार्टनर एडमिट होता है उस डेट की न्यू बैलेंस शीट। सेकेंड पोजीशन पे आता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट बोलेंगे तो क्या? एक तो उस पार्टनर को बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, बराबर। अपने पार्टनर्स के जमती भी नहीं होगी, बराबर। और उसको नया बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा तो रिटायरमेंट ले सकेगा। ये सब किधर रहता है? पार्टनरशिप डीड में रहता है। जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर का हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा, सेम स्ट्रक्चर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का भी है। इसमें भी अपने को रिवैल्यूएशन बनाना पड़ता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है और न्यू बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। इसमें भी 3 रेशो है, ओल्ड रेशो, न्यू रेशो और गेन रेशो। गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन भी इसमें रहता है, लेकिन वो अलग प्रकार का है, बराबर। और थर्ड पोजीशन पे आता है अपना डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर में भी एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के ही स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, लेकिन इसमें अपने को डिसीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट बनाना पड़ता है। जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे तो उसका बैलेंस किधर जाएगा? डेथ ऑफ पार्टनर का बैलेंस उसके एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में चला जाएगा। बाद में चौथे पोजीशन पे आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अभी डिसोल्यूशन मीन्स व्हाट? डिसोल्यूशन मीन्स व्हाट? डिसोल्यूशन मीन्स शटल डाउन, क्लोज डाउन, ब्रेक डाउन, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। मतलब असेट और लायबिलिटीज का क्या करने का? अपने को रियलाइज करने का है। अभी असेट रियलाइज करेंगे, असेट रियलाइज करेंगे तो क्या करेंगे? असेट को क्या करेंगे हम लोग? कैश में कन्वर्ट करने वाले हैं, बराबर। इसमें क्या क्या आता है? इसमें लायबिलिटीज अपने को पेड ऑफ करनी पड़ती है, बराबर। अभी इसमें पार्टनर्स क्या होते हैं? पार्टनर्स के अपने को बैलेंस निकालने पड़ते हैं।
इसमें क्या आता है, सॉल्वेंसी आती है और डिफिशियंसी आती है। सॉल्वेंसी मीन्स व्हाट, सॉल्वेंसी में सॉल्वेंट पार्टनर आता है और इनसॉल्वेंट पार्टनर आता है। सॉल्वेंट पार्टनर किसको बोलेंगे, जिसके असेट ज़्यादा है लायबिलिटीज से और वो अपनी लायबिलिटीज असेट से बेयर कर सकेंगे, उसको हम सॉल्वेंट पार्टनर बोलेंगे। और इनसॉल्वेंट एग्जैक्ट अपोजिट, जिसकी लायबिलिटीज ज़्यादा है और असेट कम है, दैट इज़ अ इनसॉल्वेंट पार्टनर। बराबर। अभी 3 पार्टनर रहेंगे, 3 में से एक पार्टनर इनसॉल्वेंट रहेगा तो सॉल्वेंट पार्टनर क्या करेगा, उसकी डिफिशियंसी बेयर करेगा। बराबर। इसलिए अपने को डिफिशियंसी अकाउंट भी मेंशन करना पड़ेगा। ये सब कहाँ आता है, ये सब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में आता है। अब 5th पोजीशन पे आएगा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट क्या है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में जो 4 एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेट ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का बेस है, वही बेस इसमें फाइनल अकाउंट में है। अगर 4 चैप्टर एकदम अच्छी तरह से पढ़ लिए तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट भी इजी जाने वाला है। इसमें अपने को ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी और एडजस्टमेंट में बनाने पड़ेंगे। एडजस्टमेंट में बहुत सारी एडजस्टमेंट है। इसमें क्या आते हैं, परचेस रहते हैं, सेल्स रहते हैं, बैड डेट्स, डेटर्स रहते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रहते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस रहते हैं, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक रहते हैं। बराबर। इसका सब क्या करना पड़ेगा, अपने को एडजस्टमेंट बराबर करनी पड़ेगी। और गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर रहता है और उसका इंश्योरेंस क्लेम रहता है, वो अच्छी तरह से पुटअप करना पड़ेगा। ये सब अपने को पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में सीखने को मिलने वाला है। 6th पोजीशन पे आता है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। इसमें क्या आता है, इसमें सब्सक्रिप्शन होता है। सब्सक्रिप्शन के ऊपर अपने को ध्यान देना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन कैसे रहेगा, 2 प्रकार के रहेंगे, एक तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है एक, और दूसरा सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें क्या है, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल फंड भी बनाना पड़ेगा और ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक पे भी ध्यान देना पड़ेगा। और 7th पोजीशन पे है, 7th पोजीशन पे है अपना इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर, इसमें क्या होता है, फेस वैल्यू रहती है शेयर्स की, और शेयर्स की फेस वैल्यू कैसी रहती है, फिक्स रहती है। बराबर। और उसकी फेस वैल्यू के छोटे छोटे भागों में टुकड़े होते हैं। बराबर। वो टुकड़े कैसे कैसे होते हैं, एक तो फर्स्ट टुकड़ा जाता है शेयर एप्लीकेशन, सेकंड शेयर अलॉटमेंट, थर्ड फर्स्ट कॉल और लास्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल। बराबर। बाद में क्या होता है, फेस वैल्यू सपोज बढ़ गई, फेस वैल्यू बढ़ गई तो क्या होएगा, उसका हम लोग शेयर प्रीमियम बोलेंगे उसको। और शेयर प्रीमियम किसको बोलेंगे, शेयर प्रीमियम उसका दूसरा नाम क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम। बराबर। अभी फेस वैल्यू कम हो गई, फेस वैल्यू कम हो गई मतलब क्या, 100 फेस वैल्यू थी वो 90 हो गई तो उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स बोलेंगे। बराबर। अभी कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन अरियर की स्टेज आएंगी। कॉल्स इन एडवांस मीन्स व्हाट, तो फर्स्ट कॉल का पैसा पहले ही दे देंगे, वो अलॉटमेंट के स्टेज में दे दिया, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। बराबर। अभी कॉल्स इन अरियर, अभी कॉल्स का पैसा दे ही नहीं रहे तो वो क्या हो जाएंगे, कॉल्स इन अरियर्स हो जाएगा, उसमें क्या आएगी, डिफिशियंसी आ जाएगी। बराबर। और जो कॉल्स इन अरियर्स के शेयर्स है वो क्या किए जाएंगे, फॉरफीचर किए जाएंगे, जब्त किए जाएंगे। बराबर। और फॉरफीचर शेयर्स बाद में क्या करेंगे हम लोग, रीइश्यू करने वाले हैं। ये भी स्टेज रहेंगी। बाद में क्या होता है, इश्यू ऑफ शेयर्स का ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन होता है, प्रो रेट अलॉटमेंट होता है, एप्लीकेशन मनी रिफंड की भी स्टेज आती है। यह सब किधर सीखने को मिलेगा, इश्यू ऑफ शेयर्स में आपको सीखने को मिलेगा। 8th पोजीशन पे आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अपने को ड्रॉवर, ड्रॉवी, पेई, एंडोर्सर, एंडोर्सी, ये 5 मालूम होना चाहिए। बाद में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट क्या है वो भी पता होना चाहिए। वो फॉर्मेट अपने को 4 या 5 मार्क को आने वाला है। बराबर। वो अच्छी तरह से आप बायड कर लेना। बराबर। इसमें और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी है। अकाउंट ट्रीटमेंट 4 प्रकार के हैं, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट है रिटर्निंग द बिल टिल ड्यू डेट, सेकेंड है डिस्काउंट द बिल विद बैंक, थर्ड है एंडोर्सिंग द बिल टू द क्रेडिटर फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, फोर्थ सेंडिंग द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन। 9th चैप्टर है अपना एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें स्टेटमेंट 3 प्रकार के हैं। फर्स्ट है कॉम्पेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेकेंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, थर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इसमें रेशो भी दिए गए हैं। रेशो भी 3 प्रकार के हैं, बैलेंस शीट रेशो है, इनकम स्टेटमेंट रेशो है, कंबाइन मिक्स रेशो है। ये सब किधर सीखने को मिलेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सीखने को मिलेगा। 10th चैप्टर है कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। इसमें कंप्यूटर का नॉलेज देने वाला हूँ। इसमें क्या रहेगा, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम रहेगी
और इस सिस्टम का अपने को क्या मालूम होना चाहिए, कंसेप्ट, फीचर, इंपॉर्टेंस और कंपोनेंट्स मालूम होने चाहिए। और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम और मैनुअली अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में अपने को डिफिशियंसी भी पता होनी चाहिए, बराबर। और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में भी मालूम होना चाहिए, उसमें लीगल लाइसेंस रिलेटेड सॉफ्टवेयर कौन से और पिराटेड सॉफ्टवेयर कौन से है। इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर के बाद यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स का वेटेज कैसे रहेगा ये मैं आपको बताने वाला हूँ। रिटन एग्जाम में रहेंगे 80 मार्क्स, टेस्ट में रहेंगे 20 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स रहने वाले हैं, बराबर। इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट रहेगा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। अभी पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट अपने को 12 मार्क्स का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन अपने को कंपलसरी रहने वाला है। बाद में नॉन प्रॉफिट कंसर्न भी अपने को 12 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन रहने वाला है। बाद में आता है एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ये भी अपने को 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं। लेकिन इस दोनों में से अपने को एक का प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, ये और में आने वाला है। बाद में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, इसमें से भी अपने को एक ही सॉल्व करना पड़ेगा। बाद में आता है डेथ ऑफ पार्टनर, इश्यू ऑफ शेयर्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, ये भी अपने को 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें अपने को डेथ ऑफ पार्टनर और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें से एक सॉल्व करना पड़ेगा, ये भी अपने को और में आ सकते हैं, बराबर। बाद में होता है इश्यू ऑफ शेयर्स और कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, ये भी अपने को और में पूछा जाएगा, ये भी अपने को 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें से अपने को एक ही सॉल्व करने का है। ऐसे कुल मिला के अपने को फर्स्ट पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट 12 मार्क्स का, नॉन प्रॉफिट कंसर्न का 12 मार्क्स का, एडमिशन और रिटायरमेंट और के ले आएगा वो एक 10 मार्क्स का रहेगा, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बिल्स ऑफ एक्सचेंज आएगा वो 10 मार्क का रहेगा, ऐसे 20 मार्क्स रहेंगे ये लोग, बराबर। और डेथ ऑफ पार्टनर और एनालिसिस का और में आएगा वो 8 मार्क्स रहेगा, और इश्यू ऑफ शेयर्स और कंप्यूटर अकाउंटिंग आएगा वो भी 8 मार्क्स रहेगा, ऐसे कुल मिला के 60 मार्क्स रहेंगे। ऐसे 12, 12, 20 और 60, ऐसे कुल मिला के अपने को 60 मार्क्स के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछने वाले हैं। बाद में आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट 4 मार्क्स, नॉन प्रॉफिट कंसर्न 4 मार्क्स, बाद में एडमिशन ऑफ पार्टनर 2 मार्क्स, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर 2 मार्क्स, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 2 मार्क्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज 2 मार्क्स, डेथ ऑफ पार्टनर 1, इश्यू ऑफ शेयर्स 1, एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1, कंप्यूटर अकाउंटिंग 1, ऐसे कुल मिलाकर 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने वाले हैं। 60 और 20 कुल मिला के 80 मार्क्स का रिटन एग्जाम का पेपर होने वाला है। यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स के बाद अपने को उसकी क्या करनी पड़ेगी, 10 चैप्टर्स की प्लानिंग करनी पड़ेगी। इस प्लानिंग में अपने को फर्स्ट क्या देखना पड़ेगा, उसका कंसेप्ट देखना पड़ेगा। ईच एंड एवरी चैप्टर का क्या मालूम होना चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंसेप्ट मीन्स व्हाट, कंसेप्ट मीन्स उसका पूरा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो स्ट्रक्चर पता होएगा। स्ट्रक्चर मीन्स व्हाट, स्ट्रक्चर मीन्स फर्स्ट एडमिशन ऑफ पार्टनर लेंगे तो हम उसका क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करेंगे, बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाद में बैलेंस शीट बनाएंगे, बराबर। अभी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस किधर जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट करके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से जो कोई कैपिटल आएगा वो किधर पुटअप होने वाला है, वो जाएगा अपने बैलेंस शीट में। ये क्या तैयार होएगा, अपना स्ट्रक्चर होएगा। अब ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, जब अपने को पूरी प्रोसेस पता होएगी तब। अभी प्रोसेस आएगी तो स्ट्रक्चर आएगा, लेकिन प्रोसेस कब आएगी, जब कंसेप्ट क्लियर होगा तो प्रोसेस मालूम होएगा, बराबर। अभी प्रोसेस के लिए अपने को क्या मालूम होना चाहिए, एडजस्टमेंट क्लियर होनी चाहिए। एडजस्टमेंट के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट को अच्छी तरह से पढ़ना होगा। एक बार एडजस्टमेंट आ गई तो प्रोसेस आएगी, प्रोसेस आए तो स्ट्रक्चर आएगा, स्ट्रक्चर के बाद कंसेप्ट भी आएगा, बराबर। तो एडजस्टमेंट होने के बाद अपने को क्या करना पड़ेगा, ईच एंड एवरी अकाउंट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अभी कैलकुलेशन करने के बाद अपने को क्या करना पड़ेगा, उसका प्रेजेंटेशन भी अच्छी तरह से करना पड़ेगा। एक बार प्रेजेंटेशन अच्छा हो गया तो अकाउंट्स हम कैसे कर सकेंगे, क्लोज और टैली कर सकेंगे, बराबर। ये सारा स्ट्रक्चर अपने को पता होना चाहिए। इसको हम क्या बोलेंगे, प्लानिंग बोलेंगे। ऐसे प्लानिंग अपने को 10 चैप्टर्स की करनी पड़ेगी, बराबर। प्लानिंग के बाद अपने को ईच एंड एवरी चैप्टर को अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। उसमें भी अपने को 6 पॉइंट दिए गए हैं। फर्स्ट है रीडिंग,
ईच एंड एवरी चैप्टर को अपने को अच्छी तरह से रीड करना पड़ेगा। रीडिंग बोले तो क्या, रीडिंग करते समय अपने अंदर क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रहेगा तो हम रीडिंग अच्छी तरह से नहीं कर सकेंगे। इसलिए अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा करना पड़ेगा, बराबर। एक बार पॉजिटिव एटीट्यूड आ गया रीडिंग करते समय तो अपना नॉलेज कैसे होएगा, नॉलेज अपग्रेड होएगा। और नॉलेज अपग्रेड होने के बाद अपने को प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल जाएगा। प्रैक्टिकल नॉलेज आएगा तो अपना क्या होएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होएगा। कॉन्फिडेंस क्रिएट होएगा तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होंगे, एकदम इजीली सॉल्व करेंगे। मतलब अपने अंदर क्या आ जाएगी, एक एक्यूरेसी आ जाएगी। एक्यूरेसी मतलब क्या, प्रॉब्लम अच्छी तरह से टैली हो जाएंगे, बराबर। और मार्क्स भी पूरे के पूरे मिलेंगे, बराबर। बाद में अपने फेस के ऊपर क्या आएगा, एक सेटिस्फैक्शन आने वाला है। ईच एंड एवरी चैप्टर की प्लानिंग और अंडरस्टैंडिंग करके स्टूडेंट के चेहरे पे जो सेटिस्फैक्शन आता है वही मेरा पढ़ाने का एक पर्पज़ और ऑब्जेक्टिव है। दैट इज़ ओनली इफ़ यू टेक द नॉलेज कंसेप्चुअली विल द सेटिस्फैक्शन ऑफ लर्निंग द अकाउंट प्रॉपरली शाइन ऑन यूर फेस फॉर द रेस्ट ऑफ यूर लाइफ। मतलब कंसेप्चुअली नॉलेज लेके अकाउंट्स जो हम पढ़ने वाले हैं उसका सेटिस्फैक्शन अपने फेस के ऊपर कब रहना चाहिए, एंड ऑफ द लाइफ तक रहना चाहिए। बाद में आता है स्टे कनेक्टेड एंड ट्रस्ट। मतलब जो कोई मैं पढ़ाने वाला हूँ इसका आपका मेरे ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए और कनेक्टिविटी होनी चाहिए। मतलब पढ़ाते समय आपका मेरे ऊपर ट्रस्ट और कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। दिस इज गोइंग टू बी माई एफर्ट्स टू ब्रिंग दिस कंसेप्चुअल नॉलेज टू यू। जस्ट लेट यूर फेथ बी रेगुलर इन माई टीचिंग। जो मैं एफर्ट्स आपको कंसेप्चुअल नॉलेज देने वाला हूँ इस टीचिंग का आप क्या करने वाले हो, एक ट्रस्ट मेरे ऊपर रहना चाहिए और रेगुलर आप कनेक्टेड रहना चाहिए, बराबर। बाद में स्लोगन्स आता है। स्लोगन में आता है अंडरस्टैंडिंग कंसेप्चुअली टू गेट आउटपुट पॉजिटिवली। जो कुछ आप पढ़ोगे वो अच्छी तरह से पढ़ना, कंसेप्चुअली पढ़ना। बाद में आपका आउटपुट कैसे मिलेगा, आपका आउटपुट पॉजिटिव मिलने वाला है। लास्ट इम्पॉर्टेंट बात, अगर स्टूडेंट को मेरे ऑनलाइन पढ़ाने का कंसेप्ट अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में यह लिंक शेयर करना और कॉलेज ग्रुप में भी ज़रूर शेयर करना। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट लाइक एंड शेयर दिस वीडियो फॉर वॉचिंग एंड अपडेट्स द नेक्स्ट कंसेप्चुअल अकाउंटिंग लेक्चर्स वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर्स करो। और स्टूडेंट इस लिंक को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि मेरी आने वाली सारी ऑनलाइन लेक्चर्स की वीडियो की अपडेट्स आप सभी स्टूडेंट को ज़रूर मिलती रहेगी।